मंत्री बनने के बाद पहली बार हरियाणा पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कहा, लोकसभा की कसर विधानसभा में करेंगे पूरी। हरियाणा और अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड ने समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री ने कहा, हिसार हवाई अड्डे से चंडीगढ़ सहित 5 राज्यों के लिए उड़ान अगस्त से होगी शुरू। प्रदेश में गरीबों को मुफ्त बस सेवा के लिए हैप्पी कार्ड बनाने और वितरित करने का कार्य जोरों पर। सिरसा जिले में 7,000 से ज्यादा लोगों को मिले कार्ड, 53,000 ने करवाया पंजीकरण। और 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर आज पीआईबी ने चंडीगढ़ में आयोजित की मीडिया कार्यशाला। वक्ताओं ने कहा, नए कानूनों का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाना और पारदर्शिता को बढ़ाना है। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद मनोहर लाल पहली बार करनाल पहुंचे। यहां जीटी रोड पर कार्यकर्ताओं ने जगह जगह फूलों की वर्षा करके उनका स्वागत किया। इसके बाद मनोहर लाल पार्टी कार्यालय कर्ण कमल में पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान और लोकतंत्र के बारे में झूठ फैलाकर लोगों को भ्रमित करने का कार्य किया है, जिसकी वजह से लोकसभा में कुछ कसर बाकी रह गई है। इस कसर को हम विधानसभा में पूरा कर देंगे। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। हरियाणा में भाजपा के 5 सांसद जीते, फिर भी नरेंद्र मोदी ने 3 मंत्री बना दिए। यह हरियाणा के लिए उनका प्यार और उनका सम्मान बोलता है। पीएम ने उन्हें मंत्री बनाकर जो विश्वास जताया है, उस विश्वास पर वे खरा उतर कर दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा। केवल सांसद नहीं, बल्कि मोदी जी ने जो दायित्व दिया है मंत्री के नाते, और उसमें भी 2 विभाग, पावर डिपार्टमेंट अपने आप में देश का बहुत बड़ा विभाग है, और ऐसे ही हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, ये भी बहुत बड़ा विभाग है। तो दोनों विभाग उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जो दिया है, मैं समझता हूँ ये विश्वास मेरे पर नहीं, ये मेरे करनाल लोकसभा की जनता के ऊपर विश्वास हो रहा है कि मैं आपकी सेवा अच्छे प्रकार से कर पाऊंगा। भाव वही है, भूमिका अलग है। करनाल चुनाव को लेकर मनोहर लाल ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह जीत मेरी नहीं, करनाल वालों की है। जो जिम्मेदारी आज मुझे दी गई है, यह मैं मानता हूं कि यह करनाल की जनता का प्यार है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सेवा का भाव वही है, भूमिका बस अलग हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में कल पंचकूला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में नागरिक उड्डयन विभाग और अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से चंडीगढ़ समेत 5 प्रदेशों के लिए अगस्त से उड़ान शुरू करने जा रही है। लोग जल्द ही हिसार से उड़ान भर सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा करेंगे, इस सपने को हरियाणा में भी पूरा किया जाएगा। हिसार हवाई अड्डे से राजधानी चंडीगढ़ के अलावा अयोध्या, अहमदाबाद, जयपुर और जम्मू के लिए उड़ान संचालन की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एयरपोर्ट पर कुछ औपचारिकताएं बची हुई हैं, जिनको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। अभी केवल नेशनल लाइट इस हवाई अड्डे से शुरू की गई है, आगे चलकर इंटरनेशनल लाइट्स भी यहां से उड़ान भर सकेंगी। मिल जाए, परंतु कुछ समय उसके अंदर उनकी फॉर्मेलिटीज में लगता है। और फिर यहाँ पर भी 20 तारीख को मेरा एयरपोर्ट के ऊपर जाना है, वहाँ पर कुछ इनॉग्रेशंस के कार्यक्रम हैं, वो करके उसके बाद और गति उसकी तेज हो जाएगी
और आज MOU भी साइन हो गया है और जल्दी ही वो लाइसेंस भी आ जाएगा और वहाँ से जो हमारे नेशनल फ्लाइट्स हैं वो की उड़ान भरना शुरू करेंगे। इस मौके पर नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता की मौजूदगी में नागरिक उड्डयन विभाग के अतिरिक्त निदेशक सतीश कुमार सिंगला और अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के नेटवर्क प्लानिंग हेड CEO रंजन कुमार दत्ता ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल पंचकूला स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता हरियाणा में भी केंद्र की तरह तीसरी बार सरकार बनाने का कार्य करेंगे। सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का सरलीकरण करने का भी कार्य किया जा रहा है। इसके लिए जिला स्तर पर अधिकारियों द्वारा प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में आने वाली समस्याओं की वे स्वयं रिपोर्ट लेकर निगरानी कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर क्या विजन होगा, आने वाले 20 साल 30 साल के बाद परिस्थिति क्या चेंज होगी, उसको ध्यान में रख करके सरकार निर्णय लेती है, काम करती है। परंतु एक भी निर्णय इस प्रकार का उन्होंने नहीं लिया। 10 वर्षों के अंदर अगर उन्होंने बात की कि यमुना को स्वच्छ करेंगे, वो स्वच्छ भी नहीं हुई। उन्होंने तो उसके नाम के ऊपर वोट लिया था कि यमुना को स्वच्छ करेंगे। पहली बार है कि 10 वर्षों में देश ने एक विकास की नई गति रफ्तार भी पकड़ी है, जिसकी आम आदमी भी चर्चा करता है। परंतु कांग्रेस ने ऐसा लगातार झूठ बोलते हैं। हमने कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए आगाह किया है कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस कोई भी झूठ बोले उसके लिए हम सचेत रहेंगे। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं और वे हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए रणभूमि में जाने को तैयार हैं। कुवैत अग्निकांड में मरने वाले 46 भारतीयों के शव लेकर एयरफोर्स का विमान कोची पहुंच गया है। कुवैत में एक बहुमंजिला इमारत में आग से मारे गए भारतीय लोगों के शवों की पहचान भी कर ली गई है। हालात का जायजा लेने कुवैत पहुंचे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी इसी विमान में वापस लौटे हैं। कीर्तिवर्धन सिंह प्रधानमंत्री के निर्देश पर कुवैत गए थे। इस हादसे में मारे गए कुल 49 लोगों में से 46 भारतीय थे। इनमें से 23 लोग केरल के, 7 तमिलनाडु के, 4 यूपी के, 3 आंध्र प्रदेश के, 2 बिहार, 2 उड़ीसा, 1 झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिमी बंगाल से थे। इनके शवों को भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान से भारत लाया गया है। इस दौरान केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन सहित कई वरिष्ठ राजनेता कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। शव लेकर पहुंचे इस विमान को बाद में दिल्ली लाया जाएगा। भारतीयों के पार्थिव शवों को स्वदेश पहुंचने पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि मैं अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शवों को भारत लाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। अधिकारियों ने सभी कागजात पूरे करने में पूरा सहयोग किया है। पहचान इतने कम समय में हो गई है, जबकि आमतौर पर इसमें 1 सप्ताह या कम से कम 10 दिन भी लग सकते थे। And instructed us to reach to Kuwait immediately and take all possible steps so that the mortal remains can be sent back as soon as possible, because that's the least that we could have done. Honorable Prime Minister had already spoken to the authorities there, to the Foreign Minister there, and to the His Highness the Emir there, and I would like to say my thanks to the authorities that they did all possible. They took all possible measures and they really fully cooperated. हैप्पी कार्ड योजना के तहत 1 लाख रुपए तक की आय वाले गरीब परिवारों को सरकार द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत परिवार का प्रत्येक सदस्य प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बस में फ्री में सफर कर सकेंगे। अब तक सिरसा व डबवाली डिपो में अलग अलग डेस्क स्थापित करके करीब 7000 कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। सिरसा जिले में कुल 53,000 लाभार्थी रजिस्टर किए जा चुके हैं, जिन्हें हैप्पी कार्ड वितरित किए जाने हैं। हैप्पी कार्ड प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने बताया कि यह सरकार का एक सराहनीय कदम है। क्योंकि हम बस में चढ़ेंगे, फ्री घूमेंगे, तो ये मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। हाँ, गरीब परिवार के लोगों के लिए किया है, ये सब अच्छा काम किया है।
और भी अच्छा करेंगे। हमें विश्वास है कि गरीब परिवारों को लाभ अवश्य मिलेगा और मिल भी रहा है मौके पर। पहले आने जाने में किराया लगता, आने में हम बहुत परेशानी थी। 1000 किलोमीटर फ्री घूमेंगे। मोदी सरकार ने ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੀ। 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫ੍ਰੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਫਾਇਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫ੍ਰੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। बढ़िया किया, बिल्कुल बढ़िया किया है गरीब परिवार वास्ते। इस योजना के इंचार्ज राकेश योगी ने बताया कि सिरसा और डबवाली में काउंटर बनाए गए हैं। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्ड ले सकते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं और विभाग के कर्मचारी दिन रात लोगों की सुविधा के लिए अपने कार्य में जुटे हुए हैं। आरंभ की गई है, जो कि हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में लाभार्थी द्वारा 1000 किलोमीटर निःशुल्क बस में यात्रा कर सकते हैं। जो योजना जिसका आरंभ 7 मार्च 2024 से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा किया जा चुका है और हरियाणा राज्य परिवहन सिरसा डिपो द्वारा आम जनता को लाभार्थियों हेतु हैप्पी कार्ड पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए सिरसा डिपो में 5 टीमें गठित की गई है व डब्बावाड़ी सब डिपो में 3 टीमें गठित की गई है। जिन लाभार्थियों ने सिरसा अपना हैप्पी कार्ड अप्लाई किया वो सिरसा प्राप्त कर सकता है और जिन्होंने डब्बावाड़ी किया वो डब्बावाड़ी ले सकता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की चंडीगढ़ स्थित पत्र सूचना कार्यालय की ओर से आज यूटी गेस्ट हाउस में 1 जुलाई से लागू होने वाले तीनों नए आपराधिक कानूनों के विषय पर एक मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरजीत कौर और हाई कोर्ट के वकील दीपक बजाज ने बतौर मुख्य वक्ता शिरकत की। इस दौरान एसएसपी कंवरजीत कौर ने बताया कि नए कानूनों में काफी बदलाव किए गए हैं। मीडिया को इन कानूनों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा के लक्ष्य के साथ वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इन तीनों कानूनों का लक्ष्य किसी को दंड देना नहीं बल्कि उन्हें न्याय दिलाना है। इनका मकसद न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ पुलिस इन कानूनों को लागू करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और आईटी कांस्टेबल की नियुक्तियां भी की जा रही हैं। 1 जुलाई को इन कानूनों के बारे में जानकारी देने के लिए शहर में पुलिस की ओर से जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਈਟੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਥੋੜੇ ਦਿਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਈਟੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ताकि ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਈ प्रॉब्लम ना आवे। इस दौरान पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिवक्ता दीपक बजाज ने बताया कि लोगों में इन कानूनों को लेकर किसी प्रकार की कोई भ्रांति अथवा दुविधा न हो, इसके लिए निरंतर ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। नए कानूनों में राज्य और नागरिक के बीच शक्ति संतुलन बैठाया गया है। जल्दी ही न्याय और आपराधिक प्रक्रिया में नागरिकों की ज्यादा भागीदारी का समावेश इन कानूनों में मौजूद है। 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम देश भर में लागू किए जा रहे हैं। इसका एक उदाहरण आपको देता हूं। अब सेक्शन 43 सब क्लॉज 3 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो पुलिस ऑफिसर है हथकड़ी लगा पाएंगे, जिसको पिछले काफ़ी वर्षों से ऑलमोस्ट 15-20 साल से हमने देखा कि पुलिस जनरली हथकड़ी नहीं लगाती थी, अब उसको हाथ से ही पकड़ के लेके जाती थी क्योंकि हमें लगता था ह्यूमन राइट वायलेशन है। तो वो चीज़ों को अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया और दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सेक्शन नंबर 43 सब क्लॉज 3 में अब कुछ कंडीशनें लगा दी गई हैं 7-8, जिसके चलते अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चाहेगा तो वो किसी को भी हथकड़ी लगा सकता है। सो अब ये वाली जो पावर है इसका होना भी जरूरी था, लेकिन एट द सेम टाइम इसके मिसयूज को भी हम रोक नहीं पाएंगे। इसके लिए हायर पुलिस ऑफिसर्स को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।
पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ निदेशालय द्वारा नेशनल कैडेट्स कोर के लिए चंडीगढ़ स्थित डीएवी कॉलेज में एक मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर कैडेट्स को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने कहा कि हम कारगिल विजय की 25वीं जयंती मना रहे हैं। उस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले हमारे जवानों ने यहां पर पहुंचकर कैडेट्स को संबोधित किया और अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि इस तरह के मोटिवेशनल सेमिनार में पहुंचकर हमारे वॉर हीरोज कैडेट्स को मिलते हैं और उनका उत्साह बढ़ाते हैं। जयंती मना रहे हैं उस लक्ष्य में जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है, उन्होंने आकर के कैडेट्स को मोटिवेट किया। इन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया है और कैडेट्स ने उनसे सवाल जवाब पूछे हैं। हमारी कैडेट्स तो बहुत प्रेरित है आर्मी में जाने के लिए और हर साल 8 से 10 हज़ार से ज़्यादा कैडेट्स डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं और ऐसे सेमिनार के बारे में करने के बाद में जो हमारे ऑपरेशन हुए हैं और जो हमारे वॉर हीरोज़ हैं वो आके कैडेट्स को मिलते हैं। जनरल वीपी मलिक ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे सेमिनार में वॉर हीरोज द्वारा कैडेट्स को प्रोत्साहित किया जाता है, साथ ही उनमें सेना में जाने का जज्बा भी बढ़ता है। इतने एनसीसी के कैडेट्स जो स्कूलों के हैं या कॉलेजेस के हैं, वो यहाँ पर बैठे हैं। उनको मिल के, उनको देख के और उनसे बातचीत करके तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए हम लोग एनसीसी को कुछ निगलेक्ट सा कर रहे थे। एनसीसी की स्ट्रेंथ भी बढ़ा देंगे और बाकी जो स्टेट फोर्स गवर्नमेंट्स हैं वो भी अभी मदद कर रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पंजाब गवर्नमेंट जो है इसमें अपना हिस्सा दिखाएगी। सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस की नवनिर्वाचित सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि लोकसभा चुनाव का पड़ाव पार कर लिया गया है। अब सबको मिलकर अगला पड़ाव विधानसभा चुनाव का पार करना है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनानी है। उन्होंने कहा कि यही लोकतंत्र की ताकत है जो अच्छे तानाशाह के अहम और वहम दोनों को दूर कर देगी। कुमारी शैलजा ने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देते हुए कहा कि टोहाना हलके से जनता ने उन्हें जो सम्मान दिया है वे उसे कभी नहीं भूलेंगी। इस मान सम्मान को डबल करके हर कार्यकर्ता को लुटाएंगी। लोगों ने चुनाव लड़ा, अपना चुनाव समझकर, ये आम जनता ने लड़ा और हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ा। आने वाला समय भी ये दिखाएगा एक बदलाव की स्थिति है, एक बदलाव लोग चाहते हैं। पिछले 10 साल जो हुआ शायद कहीं ना कहीं भाजपा ने भी इस बात को भांपा है, तभी आखिर में जाकर उन्होंने मुख्यमंत्री बदला, लेकिन उससे क्या निकला? कुछ नहीं होगा। आने वाले समय में आप देखें कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, विकल्प कांग्रेस ही है और हमारा कार्यकर्ता और सभी लोग ये चुनाव लड़ेंगे। 10 साल हो गए प्लॉटों, आपने क्या किया? अब क्या जवाब देंगे ये लोगों को? अब आनन फानन में रोज नई नई बातें करने का प्रयास करते हैं। अब आप चाहे केंद्र की बात हो चाहे राज्य की बात हो, अब केंद्र में आप बताइए, देखो हम तकरीबन सब ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। सूरज की तपिश और गर्म हवाओं की वजह से उत्तर भारत में लोगों का गर्मी से हाल बेहाल है। रिकॉर्ड तापमान ने मौसम के मिजाज को और भी बदहाल कर दिया है। बिहार के बक्सर में सबसे अधिक 47.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं पर पंजाब का बठिंडा शहर 47 डिग्री तापमान के साथ देश का दूसरा सबसे गर्म स्थान रहा। यूपी के कानपुर, हरियाणा के रोहतक, राजस्थान के गंगानगर और झारखंड के डाल्टनगंज में भी तापमान 46 डिग्री को पार कर गया है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस रहा। उत्तर प्रदेश और बिहार में गर्मी और लू की वजह से मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि 4 दिन बाद यानी कि 18 तारीख से मानसून की बारिश हो सकती है, जिससे कि गर्मी की मार झेल रहे उत्तर भारत के लोगों को राहत मिलने की आशा है। वहीं आईएमडी ने 17 जून तक हरियाणा में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। आज शाम और कल प्रदेश के दक्षिण जिलों भिवानी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी में बादलवाही और तेज गति से हवाओं के साथ साथ बूंदाबांदी की भी संभावना जताई हुई है। कल प्रदेश के 7 जिलों में दिन का तापमान 46 डिग्री को पार कर गया।
सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की हाई कोर्ट में चल रहे नीट से जुड़े विभिन्न मामलों की ट्रांसफर याचिका पर नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि 8 जुलाई को पहले से ही लंबित मामलों के साथ ही इस मामले की सुनवाई होगी। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशनल बेंच ने मामले की सुनवाई की। साथ ही नीट परीक्षा से जुड़ी एक और नई याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। नीट में धांधली और पेपर लीक के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली एक अन्य याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इस मामले में एनटीए को 2 सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। इस याचिका पर भी सुनवाई 8 जुलाई को ही होगी। इस याचिका में मनमाने तरीके से परीक्षा की उम्र चुनने के लिए चल रही धांधली का जिक्र था। साथ ही याचिका में सेंटर चुनने के लिए 10 लाख रुपए की घूस दिए जाने की बात कही गई थी। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत परीक्षार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट साझा करके आश्वस्त किया कि किसी भी बच्चे के कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। न्यायालय के निर्देश पर जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे, सरकार उसे जरूर पूरा करेगी। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी किए गए बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रस्तावों का नोटिस 25 जून को दोपहर 12 बजे तक दिया जा सकता है। यह प्रस्ताव लोकसभा के महासचिव को लिखित रूप से दिए जा सकते हैं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा और 3 जुलाई को समाप्त होगा। इस दौरान नवनिर्वाचित संसद सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे। गौरतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के अगले दिन यानी कि 27 जून को राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त रूप से बैठक को संबोधित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 18वें लोकसभा सत्र से पहले इस बात की उम्मीद जताई कि पक्ष और विपक्ष मिलकर संसद को अच्छे से चलाएं। उन्होंने कहा कि संसद को चलाना पक्ष और विपक्ष के दोनों के कंधों पर निर्भर करता है। लोकसभा और राज्यसभा में जितनी अधिक चर्चा होगी, बिल की गुणवत्ता भी उतनी ही अधिक बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि जनादेश जैसा भी हो, हमें स्वीकार करना चाहिए। एनडीए 400 पार तो नहीं हुआ, लेकिन एनडीए को पूरा बहुमत जरूर मिला है। चलाना, संसद को चलाना, ये पक्ष विपक्ष, ऑपोजिशन रूलिंग, दोनों मिलकर ही चलाना होगा और अच्छा बहस हो। डिबेट एंड डिस्कशन डेमोक्रेसी का कोर हमारा एक अहम चीज़ है, जिसके बिना डेमोक्रेसी नहीं चल सकता है। जितना ज़्यादा बहस होगा, जितना अच्छा चर्चा होगा लोकसभा राज्यसभा में, उतना ही बिल का क्वालिटी बढ़ता है, उतना ही सरकार अलर्ट होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार कार्यकाल संभालने के बाद अपने पहले आधिकारिक विदेश दौरे पर इटली पहुंच चुके हैं। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी G7 के आउटरीच सत्र में हिस्सा लेंगे। इस सत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इटली पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच गया हूं। वैश्विक नेताओं के साथ सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। हमारा लक्ष्य साथ मिलकर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इटली में हो रहे G7 देशों की नेताओं की बैठक के लिए सभी 7 यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्ष समेत यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि अपूलिया में पहले ही पहुंच चुके हैं। इटली की अध्यक्षता में G7 शिखर सम्मेलन में चालू वित्त वर्ष के लिए कुछ प्रमुख प्राथमिकताएं भी चुनी गई हैं, जैसे कि रूस यूक्रेन मध्य पूर्व में संघर्ष, विकासशील देशों के साथ संबंध और अफ्रीका और भारत प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाली उभरती अर्थव्यवस्थाएं। शिखर सम्मेलन से अलग पीएम मोदी द्विपक्षीय G7 के नेताओं, आउटरीच देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ द्विपक्षीय बैठकें और चर्चा भी करेंगे। खास बात यह है कि G7 अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान जैसे देशों का एक समूह है और भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन 2019 से भारत को आमंत्रित सदस्य के तौर पर इसमें लगातार बुलाया जाता रहा है।
आज कैथल के ऐतिहासिक गुरुद्वारा नीम साहिब में विश्व रक्तदाता दिवस पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और एक समाचार पत्र सहयोग से रक्तदान शिविर लगाया गया। हरियाणा हैफेड के चेयरमैन कैलाश भक्त ने रक्तदाताओं को बेंच लगाकर शिविर का उद्घाटन किया। माना जाता है कि साल 1868 में आज ही के दिन मशहूर इम्यूनोलॉजिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था। कार्ल लैंडस्टीनर ने ही ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी। इस मौके पर चेयरमैन कैलाश भक्त ने कहा कि रक्तदान करना ही महादान है, क्योंकि रक्त एक इंसान के शरीर में ही बनता है और एक इंसान का रक्त ही दूसरे बीमार या किसी भी जरूरतमंद इंसान की जान बचा सकता है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे समय समय पर रक्तदान जरूर करें। स्थान पर कैथल रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा गुरुद्वारे के अंदर जो चीज़ मनाई जा रही है और जो लोग बड़े शौक से दे रहे हैं, ये एक जीवन दान है और जितने साथी इसके अंदर सहयोग देते हैं, मैं समझता हूँ कि इससे उत्तम सहयोग नहीं हो सकता। यदि किसी की ज़िंदगी, एक की भी ज़िंदगी बचती है तो वो तुम्हारे को सारी ज़िंदगी दुआ देता है और ये सबसे बड़ा काम है। जिला रेड क्रॉस के प्रशिक्षक बीरबल दलाल ने कहा कि जिला रेड क्रॉस और जिला की अन्य समाज सेवी संस्थाएं समय समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन करती रहती हैं। रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान करके मानवता की सच्ची सेवा की जाती है। और दुर्घटना में व्यक्ति को ब्लड वेट करे किसी जरूरतमंद की, ऐसा हमारा प्रयास है। लगातार नीम साहब गुरुद्वारे में, इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में बार बार रक्तदान लगाते हैं कैंप। इस मौके पर रक्तदाताओं ने कहा कि रक्तदान करके उन्हें बहुत ही ज्यादा सुख की अनुभूति होती है। उन्हें इस बात की खुशी होती है कि उनके द्वारा दिए गए रक्त से किसी व्यक्ति को जीवन दान मिला है। रक्तदान करके बड़ी खुशी होती है, क्योंकि इस दुनिया में रक्तदान ही सबसे महादान है। ये रक्त कभी न कभी किसी से कई काम आता है। रक्तदान जो आज कैंप लगा गुरुद्वारे में, बड़ी पवित्र स्थान पे लगा है। रक्तदान महादान, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि रक्त का कोई विकल्प ही नहीं है। ये कोई बनाया नहीं जा सकता, ये प्रभु की देन है, मानव शरीर में ही बनता है। और रक्तदान से किसी का जीवन बच जाए, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे जीवन ऐसे कोरोना काल में हमने देखा है, तो रक्त से ही उनका जीवन बच पाए। फरीदाबाद में कहर बरपा रही गर्मी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। 45 डिग्री से ज्यादा के तापमान में लोग बीमार पड़ रहे हैं। गर्मी का असर अब महंगाई पर भी पड़ने लगा है। आवक कम होने से सब्जियों के दाम दोगुने हो गए हैं और आलू प्याज जैसी सब्जियां भी लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। आम आदमी की जेब पर भी इसका असर दिखने लगा है। बल्लभगढ़ की मंडी में सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि जो सब्जी पहले 20 रुपए किलो तक मिलती थी, उसका भाव अब दोगुना होकर 40 रुपए हो चुका है। भैया ये सब्जियां कमा रही है मंडी के अंदर, और गर्मी के कारण गर्मी ज़्यादा है, सब्जियां कमा रही है, इस वजह से महंगाई है सब्जी पे। सब्जियां सारी मोस्टली सारी सब्जियां महंगी हैं। हमारा घिया है, खीरा है, बैंगन है, गोभी है, हरी मिर्च है, हर सब्जी पर महंगाई है। आलू प्याज तक पर भी महंगाई है। रेट भैया जी डबल रेट हो गया सब्जी हो गए। जो सौदा 10 रुपये किलो बिक रहा था वो 20 हो गया है, जो 20 था वो 40 हो गया है। आलू बिक रहा था 100 रुपये धड़ी, आज उसका रेट है 140 रुपये धड़ी का रेट, 28 रुपये किलो। सब्जी के रेट बढ़ गए तो उस हिसाब से सामान कम भी लेना पड़ रहा है, और उस हिसाब से जेब की तरफ भी देख के चलना पड़ रहा है। जैसे गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है तो उस वजह से खेतों में भी सब्जी कम हो गई है, उस वजह से महंगाई हो गई है। ये वजह हर सब्जी 5 से 10 रुपये किलो बढ़ी गई है, हर सब्जी में फर्क पड़ा है इस चीज़। वहीं मंडी में सब्जी खरीदने आए लोगों ने बताया कि तमाम सब्जियां महंगी होने से इसका असर हमारी जेब और रसोई पर पड़ने लगा है। घर का बजट ना बिगड़े, इसलिए अब जरूरत की सब्जी ही खरीदने पर मजबूर हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये लगा लो पूरा कट्टा भर के ले जा रहे हैं, हाथ में थैलियों में ले जा रहे हैं। पहले 500 रुपये की सब्जी ले जाते हैं, ले जा रहे हैं। अब तो 200 रुपये की, 300 रुपये की, जब 700-800 की भी ले जाते थे।
लोक निर्माण विभाग एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि गर्मी के मौसम में रेवाड़ी जिले सहित पूरे प्रदेश में पेयजल आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहेगी। इसके लिए जन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग है। उन्होंने कहा कि पानी प्रदेश की जनता की मूलभूत आवश्यकता है। अधिकारियों को चाहिए कि वे जनता को घरों में स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करें। संबंधित अधिकारी ग्रामीण व शहरी परिवेश में बिजली व्यवस्था को बनाए रखते हुए जल की आपूर्ति को सुचारू रूप से जारी रखें ताकि लोगों को गर्मी में परेशानी न हो। उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि जहां आवश्यकता हो वहां पर नई पेयजल पाइपलाइन डाली जाए। साथ ही उन्होंने बिजली निगम के अधिकारियों को अघोषित कटों पर अंकुश लगाने और पुराने खंभों व तारों को बदलने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग जिले में जितने भी विकास परियोजनाएं लंबित हैं उन्हें निर्धारित समय की अवधि में पूरा किया जाए। उन्होंने बैठक में लोक निर्माण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ग्रामीण विकास विभाग, शहरी निकाय सहित अन्य सभी विभागों द्वारा विकास परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। प्रतिनिधि हैं या हमारे कोई भी आम जन है, पार्टी के लोग हैं, उन सब का वो भी आए काम के लिए उनका काम का निपटारा तुरंत किया जाए, उनका मान सम्मान भी किया जाए। ये भी अधिकारियों को हमने दिशा निर्देश दिए हैं और जल्दी से जल्दी कामों का निपटारा किया जाए, क्योंकि जो PWD महकमा है, सड़क की जो काम है वो आगे बरसात आने वाली है, बरसात के अंदर इन कामों में रुकावट आती है। तो हमारे पास ये जो 1-1.5 महीना है, इसके अंदर इस कामों की स्पीड बढ़ाई जाए ताकि जल्दी से काम पूरे हो। उसी तरह पब्लिक हेल्थ के जो विभाग है उसको भी हमने डायरेक्शन दी है कि जहाँ भी गंदा पानी आ रहा है, जहाँ भी लीकेज है, उस लीकेज को तुरंत ठीक किया जाए ताकि लोगों को असुविधा ना हो। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।